शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो साहब आप कैसे हो? आप लोग बोल बिड़ू बिंदास जबरदस्त जिंदाबाद। दोस्तों एक बात बता दूं, जैसे 700 अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना तो बस 3 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। तो ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तुमको अगर देखना है तो देख के जा सकते हो। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा एसे एंड इंटरनेशनल एसे के ऊपर। तो एसे एंड इंटरनेशनल एसे के ऊपर जो चीज आती है ना, ए वाला क्वेश्चन बनेगा, तो इसको बस देख के जाना है। एंड तीसरा क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो इसको एक बार देख के जा सकते हो। तो अगर बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो 3 क्वेश्चन करके जाओ, बात खत्म। अब अपन है ना ऐसे 700 को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं रिवीजन में भी। ठीक है, तो एक बार है ना, एक बार ये समझो कि अभी अपन रिपोर्टिंग के लिए शुरुआत करते हैं। रिपोर्टिंग की सीरीज में हमारे पास में ऐसे 700 की सीरीज आती है। ठीक है, तो इसमें से ना 710 एंड 20 को थोड़ा अलग से पढ़ेंगे, लेकिन 710 20 छोड़ के जो हमारे पास में ऐसे बचते हैं ना, ऐसे 700 बचेगा, 701 705 एंड 706 बचेगा। ठीक है, इसको अगर हम अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे ना तो इन सब में क्या कॉमन चीज आती है, क्या डिफरेंस है, तो तुमको एक बात समझनी पड़ेगी। अब तुम रिपोर्टिंग करते हो मतलब तुमने सारा काम किया है, अब बस तुमको काम को रिपोर्ट करना है। मतलब अभी तुम एडवोकेट के रोल से, पुलिस के रोल से बाहर आते हो, जज के रोल में हो। जब तुम जज के रोल में हो ना, तब तुमको सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये चीज बतानी पड़ेगी कि जो तुम्हारा एफएस है ना वो सही है या गलत है। ठीक है, अगर सही है, एफएस अच्छा है, सही से बनाया गया है, तब अपन क्या करेंगे, तब अपन अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं। जिसके फॉर्म एंड कंटेंट के बारे में जब हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं अपने रिपोर्ट में, तो उस जो रिपोर्ट है ना उसका फॉर्म एंड कंटेंट कैसा होना चाहिए, इसके बारे में ऐसे 700 बात करता है। तो तुम्हारा रिपोर्ट कैसा जाता है, इसके बारे में ऐसे 700 बात करता है। ठीक है, अभी एफएस अगर गलत होता है ना तो उसी ऑडिट रिपोर्ट में तुमको ओपिनियन पैरा एंड बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। तो क्या चेंज करना है ना, इसके बारे में अपन जैसे 705 में मॉडिफाइड ओपिनियन में बात करते हैं कि एफएस गलत है। ठीक है, तो जैसे 705 में अपन बात करते हैं सर, लेकिन सही गलत के ऊपर भी, सही गलत के परे भी तुम्हारे पास में अगर कुछ बताने का है ना तो तुम बता सकते हो क्या? हाँ बता सकते हो। तो तुम कहाँ पे बताओगे? पैराग्राफ फॉर्म में बता दोगे। यहाँ पे तुम एडिशनल पैरा ऐड करके दे सकते हो अगर तुमको कुछ चीज बतानी है यूजर को। ठीक है, अभी ये जो चीज बतानी है ना वो क्या हो सकती है? एक चीज तो ऐसी हो सकती है कि जो ऑडिट करने में तुमको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, वो सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट मैटर अगर तुमको यूजर को भी बताने हैं तो तुम कहाँ पे बताओगे कि ऑडिट मैटर पैरा में बता दोगे। इसके बारे में ऐसे 701 बात करता है कि अगर तुमको लगता है ऑडिट में ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी, इसको मुझे बताना पड़ेगा यूजर को, ये बताओगे। और क्या हो सकता है बात, और हो सकता है कि अगर तुम्हारे एफएस में कोई मैटर ऐसा है, पहले से एफएस में कोई मैटर है, बस तुमको लगता है कि यूजर है ना उसको पढ़ते पढ़ते ध्यान ध्यान से देखेंगे नहीं, तो तुम क्या करो, तुम अपना ईओएम पैरा में तुम बता दो कि देख भाई साहब, ये जो यूजर तो क्या कर ले, एफएस में ए वाला जो नोट है, ए वाला जो मैसेज है ना, इसको तो अच्छे से ठीक से जाके पढ़ ले, ताकि ये ना ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम एम्फेसाइज करेंगे, एम्फेसाइज ऑफ मैटर, किसी मैटर के ऊपर हम एम्फेसाइज करते हैं, उसको इंपॉर्टेंस देते हैं ना, तब हम क्या करते हैं, एम्फेसाइज ऑफ मैटर पैराग्राफ देते हैं। तो जो इंपॉर्टेंस देते हैं ना, इंपॉर्टेंस देने के लिए वो मैटर होना तो चाहिए। तो कहाँ पे होगा वो मैटर? एफएस में होगा। एफएस में प्रेजेंट किया है या फिर डिस्क्लोज किया है, उस मैटर के ऊपर अगर हमको एम्फेसाइज करना है, उसको इंपॉर्टेंस देना है, उसको यूजर के अटेंशन में लेकर आना है, तो अपन ईओएम पैरा देते हैं, जो हम ऐसे 706 में बात करते हैं। अगर वो मैटर, वही मैटर हमको लगता है कि यूजर के अटेंशन के लिए इंपॉर्टेंट है, यूजर को समझना चाहिए, बट ये एफएस में दिखाया ही नहीं, अगर एफएस में है ही नहीं तो तुम बता दो। तुम अगर तुमको बताने का है, तुम क्या करोगे, ओएम पैरा मतलब अदर मैटर करके तुम अपना एक पैरा दिखा दोगे, इसमें अदर मैटर है। ये अदर मैटर क्या क्या है ये देखो, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो ये जो मैटर होते हैं ये एफएस में नहीं है। ठीक है, एफएस में होते तो हमने बस उसको रेफरेंस दिया रहता, हमने उसको बस इंपॉर्टेंस करके हाईलाइट किया रहता। एफएस में नहीं है, अब तुमको बताने पड़ेंगे, तो ओएम पैरा में जाएंगे। सर इसमें वो मैटर भी आ सकते हैं जो तुम्हारे ऑडिट करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना तो सर वो तो केएम पैरा में जाएंगे ना। हाँ भाई, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो केएम पैरा में जाएंगे। इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि केएम पैरा में जाते हैं, अगर थोड़े कम इंपॉर्टेंट है, केएम पैरा में नहीं जाएंगे ना, तो ही तुम्हारे ओएम पैरा में आ जाएंगे। ठीक है, और ओएम पैरा में और क्या क्या चीजें डिस्कस होती है, जैसे हमारे 299 में अगर हमको बताना होता है कि अदर
ऑडिटर जो होता है ना तुम्हारा जॉइंट ऑडिटर के केस में, जो दूसरा ऑडिटर होता है ना, उसने कोई और रिपोर्ट दिया है तो भी हम क्या करते हैं, ओएम पैरा में देते हैं। फिर ऐसे 600 के हिसाब से अगर हम कंपोनेंट ऑडिटर का यूज करते हैं उसके रिपोर्ट का, और हमको ये बताना होता है कि उसका भी रिपोर्ट ऐसे ऐसा अलग से, तो हम अपन क्या करते हैं, ओएम पैरा में देते हैं। ठीक है, फिर हम ये बात करते हैं कि उसने कितना ऑडिट किया है, हमने कितना ऑडिट किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ओएम पैरा में जाती है। तो ध्यान देने की बात आती है कि जो ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, जो ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिट में क्या काम करना है उसके बारे में बात करेंगे तो ओएम पैरा आता है। लेकिन ऑडिट में बहुत ज्यादा कोई सिग्निफिकेंट मैटर आता है तो की ऑडिट मैटर पैरा में जाएगा। ठीक है सर, तो ये ओवरव्यू को समझने के बाद में, इसको समझने के बाद में अपन ऐसे 700 को शुरुआत करते हैं। ऐसे 700 क्या बात करता है, तुम्हारा एफएस बहुत ही क्लियर है, सिंपल है, एकदम साफ सुथरा है। तो हम क्या करेंगे, हम है ना हमारा ओपिनियन देंगे, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। लेकिन उसके लिए तुमको तुम्हारे ऑब्जेक्टिव समझने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं तुम्हारे पास में, तुमको ओपिनियन को फॉर्म करना पड़ता है जैसे 700 के हिसाब से। ठीक है, तो ओपिनियन को कैसे फॉर्म करोगे, तो उसके लिए तुमको बेसिक वाले ऑब्जेक्टिव समझने पड़ेंगे जो हम ऐसे 200 में डिस्कस करते हैं। तो ऐसे 200 में ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि उसको एक रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना होता है। अब ये जो रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करना होता है ना, वो किसके बारे में, कि एफएस जो है ना वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है। तुम्हारा जो एफएस है ना वो अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है, अगर वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है ना, तो अपन क्या करेंगे, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे। लेकिन वही अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री नहीं है, अगर उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो अपन मॉडिफाइड ओपिनियन देते हैं। तो तुमको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो तुम्हारे एफएस अगर मटेरियल स्टेटमेंट से फ्री है, तो तुमको अपना ओपिनियन को फॉर्म करना पड़ेगा बेस्ड ऑन एन इवेल्यूएशन ऑफ कंक्लूजन जो तुमने एविडेंस से ड्रॉ किया है। एंड उसके बाद में तुमको क्या करना पड़ेगा, क्लियरली उस ओपिनियन को एक्सप्रेस करना पड़ेगा रिटर्न रिपोर्ट में। मतलब उस ओपिनियन को तुम को बताना पड़ेगा वो ओपिनियन कैसा है। इस ओपिनियन को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, देखो ये हमारे पास में रिपोर्ट है। ठीक है, इस रिपोर्ट में तुम क्या करोगे, इस रिपोर्ट में तुम बताओगे, रिपोर्ट का सबसे पहले टाइटल जाएगा इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट करके, उसके बाद में किसको जाना चाहिए, मेंबर को जाना चाहिए। ठीक है, एंड उसके बाद में हम देखेंगे रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ स्टैंड अलोन एफएस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे स्टैंड अलोन की बात होती है। फिर हम ओपिनियन देते हैं एंड बेसिस फॉर ओपिनियन देते हैं। यहाँ पे हम अपनी बात को रखते हैं। हम हमारे पास ओपिनियन पैरा में दो चीजें जाती है, एक तो बेसिक बेसिक पैरा जाएगा एंड दूसरा तुम्हारा ओपिनियन। एंड बाद में बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या जाता है, हम हमारा बेसिस क्या है, ये जो हमने ट्रू एंड फेयर व्यू दिया है ना, उसका बेसिस क्या है, ये हम बेसिस फॉर ओपिनियन में देते हैं। अगर मॉडिफाइड किया ना, तो भी उसका बेसिस क्या है, वो हम बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में देते हैं। ठीक है सर, सबसे पहले ओपिनियन देने से पहले यूजर को कुछ समझाना पड़ेगा। क्या समझाना पड़ेगा कि हम किस एंटिटी के बारे में बात करते हैं। हम एबीसी कंपनी लिमिटेड इस एंटिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसका हमने ऑडिट किया है। वी हैव ऑडिटेड एफएस ऑफ एबीसी कंपनी, ये यूजर को बता दो कि हमने इस कंपनी का एफएस का ऑडिट किया है। ये जो एफएस है ना, ये एफएस में क्या क्या आता है, ये एफएस में तुम्हारे पास में बैलेंस शीट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है एंड कैश फ्लो आता है। ये चीज तुम उनको बता दो। साथ में इसके बाद में नोट्स भी आते हैं एंड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन भी आता है, ये तुमने बता दिया। अब यहाँ पे जो बैलेंस शीट है ना, वो तुम्हारा 31 मार्च को लेकर हमने ध्यान दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये जो है ना, ये तुम्हारा ईयर एंडेड के बारे में हम बात करते हैं, वो साल के लिए होता है। ये सारी चीजें वो साल के लिए, वो पीरियड के लिए भी तुम क्या करो, उनको बता दो कि ऐसे ऐसे होता है करके। उनको समझना तो पड़ेगा ना, तो वो सारी चीजें तुम उनको समझाओ कि हमने क्या क्या चीज करी है, इसमें क्या क्या कवरेज आता है। ये सारी चीजें तुमने बेसिक बेसिक चीजें तुमने बता दी। अब तुमको बताना पड़ेगा कि ये जो एफएस के बारे में तुम बात करते हो इस कंपनी के, इसमें तुम्हारा ओपिनियन क्या है। इसका हमारा ओपिनियन जाता है इन आवर ओपिनियन, और जो हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है एंड जो हमको एक्सप्लेनेशन दिया है उन्होंने, मैनेजमेंट ने, उस आधार पर हम उसको मद्देनजर रखते अपन क्या करते हैं, हम बता देते हैं कि अफोरसेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफएस जो है ना, वो तुम्हारा ट्रू एंड फेयर व्यू देता है। ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, इसको हम बता देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम क्या बता देंगे, ये जो हमने ओपिनियन दिया है ना ट्रू एंड फेयर व्यू, इसका बेसिस क्या है, इसका बेसिस है कि हमने एसेज के हिसाब से ऑडिट किया है, हमने एसेज के हिसाब से ऑडिट किया है। और उसके साथ में हमारी जो जिम्मेदारी होती है ना, जब हम ऐसे के हिसाब से ऑडिट करते हैं, उसमें हमारी कुछ कुछ जिम्मेदारी होती है। ये जिम्मेदारी क्या क्या होती है ना, उसका हमने अलग से पैरा दिया है। कौन सा पैरा,
ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा दिया है हमने, उसको जाके रेफर करो। तो अपन क्या करते हैं, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा को हम क्या करते हैं, हमारी जिम्मेदारी उस पैरा में दी है, ऐसा अपन इस पैरा में बता देते हैं कि जाके वो वाला पैरा तुम चेक करना। ठीक है, उसके बाद में हम ये भी बता देते। फिर मेंबर अगर पूछते कि हम तुम पे भरोसा क्यों करें, तो हम उनको बता देंगे कि देखो भाई साहब, आप हम पे भरोसा इसकी वजह से कर सकते हो क्योंकि अपन इंडिपेंडेंट है और हमने इथिकल रिक्वायरमेंट का कंप्लाई भी किया है। हम इंडिपेंडेंट है कंपनी से एंड हमने इथिकल रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करके भी चले हैं हम। ठीक है, और ये जो ट्रू एंड फेयर व्यू है ना, वो हम क्यों बता देते हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन किया है। हमने जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है ना, हमको लगता है कि वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है, ताकि हम क्या करें, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सके, ताकि हम ए वाला ओपिनियन दे सके कि एफएस जो है ना ट्रू एंड फेयर व्यू देता है। ठीक है सर, तो ये हमारा बेसिस फॉर ओपिनियन जाता है एंड ये हमारा ओपिनियन पैरा जाता है। तो ऐसे ऐसे हम करके क्या करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट देते हैं। अब हमको ये समझना पड़ेगा, अब ये हमको समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा ऑडिट रिपोर्ट है ना, ये पूरे ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या जाता है। सबसे पहले जाएगा टाइटल, फिर एड्रेसी, ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, यहाँ तक तो हमने देख लिया। उसके बाद में जाता है गोइंग कंसर्न, की ऑडिट मैटर, अदर इन्फॉर्मेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एफएस, ऑडिटर का क्या जिम्मेदारी है, ऑडिटर का जिम्मेदारी कहाँ पे है, एंड अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिग्नेचर, प्लेस एंड डेट। ठीक है, क्या क्या है धीरे धीरे समझते हैं। सबसे पहले टाइटल क्या जाएगा, नाम तो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स का रिपोर्ट। एड्रेस ही कौन होगा, अगर तुम्हारा जनरल पर्पस एफएस है तो मेंबर होंगे, स्पेशल पर्पस के केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे। ठीक है, ऑडिटर का ओपिनियन कैसे जाता है, तो हमने सबसे पहले हमने क्या बात करी थी, दो पैरा में जाता है। एक जो पैरा होता है तुम्हारा, वो ओपिनियन का होगा, नॉर्मल वाला, जिसको हम इंफॉर्मेशन देते हैं बस सामने वाले बंदे को कि भाई साहब हम क्या क्या बात कर रहे हैं, किसके किसके बारे में बात करते हैं। हमने एंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, उस एंटिटी का हमने एफएस को ऑडिट किया है, उसके बारे में बात करते हैं। एफएस में हमारा क्या क्या आता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो आता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम नोट्स को रेफर करेंगे, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी को रेफर करेंगे, और हमारा डेट एंड पीरियड क्या कवर होता है एफएस में, उसके बारे में एकदम बेसिक बेसिक बारे में बात करते हैं। उसके बाद में हमारा ओपिनियन जाता है। ओपिनियन में हमारे पास में दो फ्रेमवर्क आते हैं। कौन से फ्रेमवर्क, एक आता है तुम्हारा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क एंड दूसरा आता है कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ठीक है सर, ये दो चीज में फर्क क्या होता है। कंप्लायंस फ्रेमवर्क है ना, वो बहुत ही सिंपल बात करता है कि ये चीज तुमको बतानी है, ये चीज तुमने बता दिया, बात खत्म, कोई टेंशन नको। लॉ रेगुलेशन के हिसाब से ये करना था, फ्रेमवर्क के हिसाब से, एफआरएफ के हिसाब से ये करना था, तो हमने ऐसे किया है, बात खत्म। तो जो एफआरएफ के हिसाब से करना था उसके हिसाब से हमने एफएस को प्रिपेयर किया है, उसके ऊपर जो ओपिनियन जाता है वो तुम्हारा कंप्लायंस फ्रेमवर्क के हिसाब से जाता है। तो प्रिपेयर किया है उसके हिसाब से, बात खत्म, ये तुम्हारा कंप्लायंस फ्रेमवर्क में जाता है। तो सर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है ना, ये अलग से क्यों है, क्योंकि इसमें बात आती है प्रेजेंटेशन की। तुमने जो एफएस दिया है ना, उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, तो कैसे होगा सर प्रेजेंटेशन। तो अब हमको यहाँ पे क्या समझना होता है, हमको यहाँ पे समझना होता है, देखो हमको ये चीज समझनी होती है, देखो ठीक है, यहाँ पे मत, सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो, मैं बता देता हूँ तुमको। हमको क्या समझना पड़ता है कि जो हमारे पास में डिस्क्लोजर देने होते हैं उसको हमने दिया है, प्लस जो हमको लगता है कि इसको छोड़ के भी और डिस्क्लोजर देने चाहिए उसको भी हमने दिया है। मतलब हमको लगता है कि ठीक है यार, 1 2 3 ये एफआरएफ के हिसाब से, एएस इंडियस के हिसाब से देने चाहिए थे, उसको हमने दिया है। लेकिन उसके साथ में मुझे लगता है कि यूजर के लिए ये चीज़ है ना इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी हमने एडिशनल दिया है, जबकि एफआरएफ का रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी हमने दिया है। तो उस चीज़ को तुम कहाँ पे देते हो, तो उस चीज़ के हिसाब से हम फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में बात करते हैं। या फिर एकदम रेयर केस में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अपन को लगता है कि ये डिस्क्लोजर एफआरएफ के हिसाब से देना चाहिए, एकदम रेयर कंडीशन में, बट हम नहीं देंगे। मतलब क्यों क्यों नहीं देंगे, क्योंकि अगर ये डिस्क्लोजर को अपन देते हैं ना, तो इसका है ना निगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, निगेटिव इम्पैक्ट हो जाएगा। इस वजह से अपन क्या करेंगे, उस डिस्क्लोजर को नहीं देंगे। ठीक है, मतलब जो एफआरएफ का रिक्वायरमेंट है ना, उससे ज्यादा भी हम कभी कभी डिस्क्लोजर देते हैं, और एकदम रेयर कंडीशन में जो एफआरएफ का रिक्वायरमेंट है ना उसको मीट नहीं करते हैं, उससे कम डिस्क्लोजर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि हमारा जो एफएस है ना वो तुम्हारा एकदम फेयरली प्रेजेंट होना चाहिए। ये जो हमारा अप्रोच होता है ना, ये हमारा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के बारे में बात करता है। एंड फिर हम कंप्लायंस फ्रेमवर्क में कुछ नहीं, सिंपल सिंपल सी बात है, जो जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लाई करते जाओ, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का है। तो हम बस उस केस में प्रिपेयर बोलते हैं, और जब इस केस में हमारे पास में दो ऑप्शन दिए हैं,
दोनों में से कोई भी चूज करो, या तो तुम बोलो कि ट्रू एंड फेयर व्यू देता है, या फिर तुम ये बोलो कि प्रेजेंट किया है फेयरली। ठीक है, जनरली अपन ट्रू एंड फेयर व्यू देता है ऐसी बात करते हैं, प्रेजेंट किया है फेयरली ये भी हम बात कर सकते हैं। तो ठीक है, वर्डिंग क्या है, इन आवर ओपिनियन द अकम्पनिंग एफएस, देखो हर जगह पे सेम टू सेम ओपिनियन है, बस तुमको चेंज क्या करना है, फेयरली प्रेजेंटेड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, या फिर प्रिपेड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद तुम्हारा एप्लीकेबल एफआरएफ, वो तो तुम्हारा फिर से कॉमन पॉइंट हो जाएगा। ठीक है सर, ये हमारा ओपिनियन जाता है। सर बेसिस में क्या जाएगा, बेसिस में सिंपल सी बात करेंगे, सबसे पहले हमने येसेस के हिसाब से ऑडिट किया है। हम क्या बताते हैं, हमने येसेस के हिसाब से ऑडिट किया है। उसके बाद में हम बता देते हैं कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसको हम रेफर करेंगे कि हमारे ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में वो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी चुकी है, उसको जाके तुम रेफर करो। ठीक है, उसके बाद में हम बोलेंगे हम पे तुम भरोसा कर सकते हो क्योंकि हम इंडिपेंडेंट है, हम इथिकल रिक्वायरमेंट को अडेयर करते हैं, एंड जो हमने ऑडिट एविडेंस दिया है ना, हमने जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है ना, तो हमारे हिसाब से वो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है, तभी हम जाके तुम्हारा क्या करते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू ओपिनियन दे पा रहे हैं। अगर वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट नहीं है ना, तो हमने ऐसे 705 के हिसाब से उसको मॉडिफाई किया रहता। अगर हम मॉडिफाई नहीं करते हैं, इसका मतलब ही हमारा ऑडिट एविडेंस जो है ना, वो हमारा सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है। उसके बाद में गोइंग कंसर्न पैरा की बात होती है। गोइंग कंसर्न पैरा की बात जो है ना, जैसे 570 के हिसाब से होती है। यहाँ पे हमको क्या करना होता है, देखो ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि गोइंग कंसर्न का असेसमेंट करे। हमको बस ये चेक करना होता है कि उसने जो असेसमेंट किया है ना, वो असेसमेंट सही है कि गलत है। बस यहाँ पे हम बोलेंगे अप्रोप्रिएट है कि इनअप्रोप्रिएट है। अगर इनअप्रोप्रिएट है ना, तो हम ऐसे 705 में जाते हैं और एडवर्स ओपिनियन देते हैं। अगर अप्रोप्रिएट है तो उसमें कोई रिक्वायरमेंट स्पेशल नहीं है, लेकिन अप्रोप्रिएट है बट उसमें मटेरियल अनसर्टनिटी आती है ना, तो हम 570 में जाते हैं, देखते हैं कि गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है, मटेरियल अनसर्टनिटी है, तो हमारे पास में दो चीजें बचेगी। क्या देखना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि इस चीज को एफएस में डिस्क्लोज किया है या इस चीज को एफएस में डिस्क्लोज नहीं किया है। ठीक है, अगर इसको नहीं किया है ना, तो हमको अगेन 705 में जाना पड़ेगा, उसमें क्वालिफाई या फिर एडवर्स ओपिनियन देना पड़ेगा। लेकिन अगर उसको एफएस में भी डिस्क्लोज किया है ना, तो भाई साहब हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि एक तो गोइंग कंसर्न जो है ना, उसका एजम्पशन मैनेजमेंट ने अप्रोप्रिएट एजम्पशन लिया है, एंड उसके साथ में मटेरियल अनसर्टनिटी है, बट उसको मैनेजमेंट ने दिखा दिया ना एफएस में, तो हमको टेंशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे। ठीक है, लेकिन सर उसने एफएस में डिस्क्लोज किया है, तो यहाँ पे ईओएम पैरा जाना चाहिए, तो ईओएम पैरा ही जाता है। बट यहाँ पे क्या है ना, गोइंग कंसर्न बहुत ही हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर बनता है, इस वजह से उसको ईओएम पैरा में नहीं देते। उसको हम क्या करेंगे, हमने अलग से एक नया नाम देके हमने एक नया सा पैरा डिजाइन किया है, क्योंकि ये ना ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्पेशल जाना चाहिए ना, तो स्पेशल पैरा ही हमने बना दिया है, मर्तोगो पैरा। मतलब कंपनी मर्तोगा का है, तो मर्तोगो पैरा जो है ना, उसको हमने अलग से दिया है। तो इसमें हम बात क्या करते हैं, इसका नाम क्या जाता है, मटेरियल अनसर्टनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। इस पैरा से जो जाएगा ना, वो पैरा जो जाएगा ना, ये पैरा तुम्हारा कहाँ पे जाएगा, ये तुम्हारा बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा के नीचे जाएगा, मटेरियल अनसर्टनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न वाला पैरा जाएगा। ठीक है, एक कब जाता है, गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है बट मटेरियल अनसर्टनिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है सर, अब यहाँ पे तुमको समझना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे। मर्तोगो पैरा में हम क्या देंगे, ड्रॉ अटेंशन टू द नोट इन एफएस, जहाँ पे मैटर को डिस्क्लोज किया है, एंड उसके बाद में हम स्टेट करेंगे कि भाई साहब मटेरियल अनसर्टनिटी एग्जिस्ट करती है, बात खत्म। ठीक है, इससे ज्यादा तुमको समझना है तो ऐसे 570 का देख लो। ठीक है, फिर हम अगर मैनेजमेंट विलिंग नहीं है या फिर एक्सटेंड नहीं करता है असेसमेंट, तो हम हमारा ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर इम्प्लीकेशन जाएगा, 705 के हिसाब से हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। सर की ऑडिट मैटर पैरा की जो हमने ऊपर बात करी थी ना, कि हमारे लिए बहुत मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर है, तो तुमको तुम्हारे रिपोर्ट में बताना पड़ेगा यूजर को कि जो की ऑडिट मैटर का पैरा होता है ना, वो क्या होता है। तो यहाँ पे दो चीज आती है, एक तो वो वाले मैटर जो हमने क्या किए हैं, जो हमने टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट कर दिए है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह है ना, उनको हमने वो मैटर कम्युनिकेट कर दिए है, हमने ऑडिट कमेटी को ये मैटर बता दिए है, एक चीज आती है। एंड उसके साथ में हम ये बता देंगे कि ये जो मैटर है ना, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है ऑडिट में, सबसे ज्यादा यही मैटर हमारे ऑडिट करते समय यही मैटर थे जिसके ऊपर हमारा बहुत ज्यादा टाइम गया है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स गए हैं, ऐसे वाले मैटर है। ठीक है, तो की ऑडिट मैटर जो है ना, वो हमारे प्रोफेशनल जजमेंट में जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है ऑडिट करने में, वो वाले मैटर आते हैं।
एंड उसके साथ में ये बता दो कि दिस मैटर्स वर एड्रेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट। ऑडिट करते करते ये मैटर हमारे सामने आए हैं और इसके ऊपर हमारा सेपरेट ओपिनियन नहीं जा रहा है, बस हम इसको क्या करते हैं कि ऑडिट मैटर करके तुम्हारे सामने रख देते हैं। हमने बात करी है 701 में, जब लिस्टेड कंपनी होता है ना तो तुमको की ऑडिट मैटर प्यारा देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सर हमारे पास में की ऑडिट मैटर कोई है ही नहीं, ऐसा कोई मैटर है ही नहीं है, तो प्यारा में क्या जाएगा, तो प्यारा तो तुमको देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर की ऑडिट मैटर है नहीं ना तुम्हारे पास में, तो मेंशन करो कि तुम्हारे पास में नो की ऑडिट मैटर प्यारा, नो की ऑडिट मैटर टू कम्युनिकेट। कोई ऐसा की ऑडिट मैटर है ही नहीं हमारे पास में, बात खत्म। सर अदर इन्फॉर्मेशन में हमारे पास में ऐसे 720 बात करता है। अगर तुम ऐसे 720 देखते हो, उसमें एंड में जाके तुम्हारे पास में रिपोर्ट आता है, ठीक है। तो तुमको क्या चीज़ रिपोर्ट में बतानी होती है ना, तो यहाँ पे तुम बता दोगे किसके हिसाब से, ऐसे 720 के हिसाब से, ठीक है सर। फिर एफएस की जिम्मेदारी किसकी होती है सर, एफएस की जिम्मेदारी तो मैनेजमेंट की होती है। तो यही चीज तुमको ऑडिट रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि यूजर है ना, उनको एक बार बता दो कि देख भाई, एफएस की जिम्मेदारी तो मैनेजमेंट की है, हमारे ऑडिटर की कोई जिम्मेदारी है नहीं इसमें, सारी जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की है। तो तुम्हारे एफएस में ये चीज बता दो कि पीपीएफएस एफआरएफ के हिसाब से बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है एंड डीम ऑफ आईसी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है। एफएस को प्रिपेयर करना एफआरएफ के हिसाब से एंड इंटरनल कंट्रोल को बनाना ताकि तुम्हारा जो एफएस है ना अच्छे से बने, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, इसकी जिम्मेदारी मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी की होती है। और साथ में गोइंग कंसर्न जो है ना, उसका असेसमेंट करना उसकी जिम्मेदारी होती है। तो सर तुम्हारी क्या होती है, हमारी एज अ ऑडिटर वो असेसमेंट अप्रोप्रिएट है कि इनअप्रोप्रिएट है ये चेक करना उसकी जिम्मेदारी हमारी होती है। असेस तो वही करेगा, असेस तो मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी ही करेगा, ठीक है सर। उसके बाद में ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या होती है, इसको अपन क्या करेंगे, एंड ऑफ द टेबल, सबसे एंड में जाके देखेंगे क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है सर। उसके बाद में एक पैरा आता है लोकेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब क्या, इसमें क्या जाएगा, हम बता देंगे कि हमारा जो ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो कहाँ पे हमने दिया है। या तो देखो मैंने यहाँ पे उस चीज को इधर डाल दिया होता, ठीक है, इधर डाल दिया होता तो विद इन बॉडी होता, तो या तो विद इन बॉडी जाएगा, या फिर जैसे मैंने इसको यहाँ पे रेफर किया ना कि एंड ऑफ द टेबल पे मैंने एनेक्चर के साथ में दिया है, तो वैसे भी तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट में तुम क्या करोगे, तुम उसको ऐड करोगे एनेक्चर के जैसा एंड यहाँ पे बस रेफरेंस दोगे कि उस चीज को वहां पे जाके चेक करो विद इन अपेंडिक्स। और यहाँ पे बस क्या करो, तुम रेफरेंस दे दो, तुम बता दो कि हमने अपेंडिक्स दिया है ऑडिट रिपोर्ट के साथ में, उसको जाके चेक करो। और यहाँ पे हमने बस क्या किया, रेफरेंस दे दिया कि वहां पे जाके चेक करो। कभी कभी इसका वेबसाइट के ऊपर भी जा सकता है, लेकिन तभी जाएगा जब एसए ने या फिर लॉ एंड रेगुलेशन ने तुमको एक्सप्रेसली परमिट किया है कि उसको वेबसाइट के ऊपर दे दो, ठीक है। अदर रिपोर्टिंग जो होता है ना, अदर रिपोर्टिंग क्या होता है, जहाँ पे हमारे पास में कारो का रिपोर्टिंग आता है, कारो 2020, या फिर हमको सेक्शन 143 के हिसाब से कुछ कुछ चीजें रिपोर्ट करनी होती है। वो जो चीजें है ना वो तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट का हिस्सा बन सकती है, तो तुमको ऑडिट रिपोर्ट में ही देना पड़ेगा। लेकिन उसको अलग से देना है कि ऑडिट रिपोर्ट में देना है, कैसे देना है, देखो या तो तुम्हारा सेपरेट सेक्शन होगा या फिर सेम सेक्शन होगा। अगर सेपरेट सेक्शन होगा ना तो उसका हेडिंग क्या होगा, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। मतलब ऑडिट रिपोर्ट ऐसे के हिसाब से जो जाना चाहिए था ना वो तो जाएगा, लेकिन उसके साथ में अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, जैसे कारो का रिक्वायरमेंट है, वो अगर तुमको देना पड़ेगा ना तो हम क्या करेंगे, उसका हेडिंग चेंज करेंगे, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, उसके साथ में उसको दे देंगे। सेम सेक्शन में जा सकता है क्या, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास में एक एग्जाम्पल लेते हैं कि तुम्हारे पास में कारो का कोई पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल बेनामी ट्रांजेक्शन का पॉइंट है, अगर तुमको ऐसे के हिसाब से अगर तुमको रिपोर्ट करना होता है, या फिर फॉर एग्जाम्पल गोइंग कंसर्न का पॉइंट है तुम्हारा क्लॉज वाला, ठीक है, कारो में से एक क्लॉज तुम्हारा गोइंग कंसर्न का है, तो गोइंग कंसर्न का जो क्लॉज है ना वो तुम्हारा क्लॉज में तुम्हारे पास में यहाँ पे देखो हमने ऊपर बात करी थी गोइंग कंसर्न पैरा, और हमको कारों में भी गोइंग कंसर्न बात करनी है। तो अगर दोनों जगह पे गोइंग कंसर्न की बात करनी होती है ना तो ऐसा हो सकता है क्या, तुम एक ही सेक्शन में डाल दो, देखो तुम एक ही सेक्शन में डाल सकते हो, लेकिन देखो कारों ने ऐसा परमिशन देना चाहिए। और ऊपर से एक बात आती है समझने के लिए, अगर तुम उसको सेम सेक्शन में डाल देते हो ना तो तुमको ऐसा करना पड़ेगा, उसको क्लियरली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि कौन सा मैटर ऐसे का रिक्वायरमेंट है एंड कौन सा मैटर अदर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर सेम सेक्शन में जाते हो तो उसको क्लियरली डिस्टिंग्विश कर दो। एंड सेक्शन हेडिंग अगर जाता है ना तुम्हारा अलग अलग सेपरेट सेक्शन जाता है तो सेक्शन हेडिंग ही चेंज कर लो कि ऑडिट रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ एफएस के ऊपर कौन सा रिपोर्ट है एंड रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का क्या क्या कंटेंट है उसको अदर अदर सेपरेट ही रख दो, ठीक है सर। उसके बाद में हमको साइन तो करना पड़ेगा, साइन के ही पैसे मिलते हैं, तो साइन कौन करेगा, एंगेजमेंट पार्टनर पड़ेगा,
साइन कौन करेगा, एंगेजमेंट पार्टनर साइन करेगा, और उसके खुद के नाम में साइन करेगा या फिर फर्म के नाम में साइन करेगा अगर एप्लीकेबल है तो, ठीक है। तो जब भी फर्म के नाम में वगैरह साइन करेगा ना, तो जिम्मेदारी किसकी होगी, उसी की होगी, एंगेजमेंट पार्टनर की ही होगी उसकी, ठीक है। एंड फर्म की तुम्हारा जॉइंट एंड सेवरल जिम्मेदारी होती है, उसके बारे में बात छोड़ दो, ठीक है सर। हमको साइन के साथ में मेंबरशिप नंबर FRN अगर एप्लीकेबल है उसको देना पड़ेगा। यहाँ पे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो बंदा साइन करेगा, ठीक है। फर्म के बारे में जॉइंट एंड सेवरल उसको अलग से रख दो, लेकिन जो बंदा साइन करेगा जैसे एंगेजमेंट पार्टनर है उसकी पर्सनल जिम्मेदारी होती है। ये जो साइन करने वाले लोग हैं ना वो बस CA ही साइन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर ही तुम्हारे पास में प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है, इथिक्स है, ठीक है, प्रोफेशनल इथिक्स का कंप्लायंस है, तो इसको बस CA ही साइन कर सकते हैं, ठीक है। कंपनीज एक्ट ने भी बोल दिया है कि बस CA ही उसको साइन कर सकते हैं। CA एक्ट 1949 में तुम्हारे पास में प्रोफेशनल इथिक्स है, जिसमें पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल क्लॉज 12 अगर याद आता है तो उसमें हमने बोला कि नॉन मेंबर या फिर नॉन पार्टनर मेंबर बात नहीं करेगा, साइन नहीं करेगा। यूडिन तुमको बनाना ही बनाना पड़ेगा, चाहे वो मैन्युअली साइन किया है या फिर DSC से तुमने साइन किया है, किसी भी रिपोर्ट को, सर्टिफिकेट को यूडिन तुमको देना ही पड़ता है। साइन में तुम्हारा क्या जाएगा, फर्म का नाम, फर्म अगर सारे पार्टनर फर्म में चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो तुम्हारे पास में डेजिग्नेशन जाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, FRN जाएगा, उसके बाद में तुम्हारा साइन जाएगा, तुम्हारा नाम जाएगा, तुम्हारा मेंबरशिप नंबर, तुम्हारा डेजिग्नेशन जाएगा, ये सारी चीज़ें जा सकती है। प्लेस में क्या, जहाँ पे तुम्हारा साइन होता है ना उस साइन का सिटी तुम्हारा प्लेस बनेगा। और डेट में क्या समझना पड़ेगा तुमको, डेट तुम्हारा कब तक नहीं होना चाहिए, देखो नॉट अर्लियर देन द डेट ऑन विच ऑडिटर हैज ऑब्टेन साई, जब तक कि उसको साई नहीं मिला है तब तक तुम्हारा साइन नहीं जाएगा। एंड ऑल स्टेटमेंट जो है ना वो प्रिपेयर करे है एंड रिकॉग्नाइज्ड and those whose recognized authority have asserted that they have taken responsibility for those FS, मतलब जो जो लोगों ने FS को प्रिपेयर किया है ना, जैसे मैनेजमेंट ने उसको प्रिपेयर किया है ना, उसके हिसाब से मैनेजमेंट का कहना है कि हम क्या करते हैं, हमारी जिम्मेदारी FS के ऊपर है। तो जब तक मैनेजमेंट ये बात को क्लियर नहीं करता कि उसकी जिम्मेदारी क्या है, एंड सारे स्टेटमेंट जब तक प्रिपेयर नहीं होते ना तब तक, एंड जब तुमको ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता है ना तब तक तुमको क्या करना पड़ेगा, तब तक तुम उसको डेट को नहीं डाल सकते हो, मतलब तब तक तुम ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब तुम्हारे पास में बचते हैं बस 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन क्या है तुम्हारे पास में, एक है ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको हम देखेंगे। फिर तुम्हारे पास में एसे एंड इंटरनेशनल एसे एंड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन की बात होती है, ठीक है। शुरुआत करते हैं ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, ठीक है। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एकदम बेसिक से समझो। सबसे पहले हमारे पास में ऑब्जेक्टिव होते हैं कुछ, वो ऑब्जेक्टिव को अचीव करना वो जिम्मेदारी है, उसके बाद में ऑडिट के बारे में बात करेंगे। तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ना, वो हमारे ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस को ऑब्टेन करना कि एफएस जो है ना मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है, एंड उसके बाद में हमको ऑडिट रिपोर्ट इशू करना पड़ता है, ठीक है। अब वो यूजर को ये समझाना पड़ेगा कि रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है, तो समझाओ तुम्हारे रिपोर्ट में कि रीजनेबल एश्योरेंस है ना हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है, बट वो गारंटी नहीं है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट हमेशा डिटेक्ट होगा ही होगा। तो तुमको ये भी समझाना पड़ेगा कि जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ना वो क्या होता है। तो तुम्हारे पास में 2 वर्ड आते हैं, एक होता है मिसस्टेटमेंट, एक होता है मटेरियल। तो समझाओ कि जो मिसस्टेटमेंट है ना वो तुम्हारा फ्रॉड और एरर की वजह से हो सकता है, एंड जो मटेरियल है ना वो मटेरियल के लिए तुमको 2 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट तुम ऐड कर सकते हो। कौन से 2 में से एक, या तो ये चीज बता दो कि वो जो मटेरियल है ना वो हमने मटेरियल तभी कंसिडर किया है जब वो तुम्हारा यूजर का इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। या फिर तुम क्या करो, जो मटेरियलिटी का डेफिनेशन है या फिर उसका डिस्क्रिप्शन है एफआरएफ के हिसाब से उसको मेंशन करो, दोनों में से एक चीज कोई भी मेंशन करो। इधर तुम ये बताओ कि मटेरियल हमने तभी माना है जब वो तुम्हारे इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, या फिर मटेरियलिटी का जो डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन है एफआरएफ के हिसाब से उसको मेंशन करो। सिंपल सिंपल सी बात है, ये तुमने बेसिक बेसिक तुम्हारा बता दिया। उसके बाद में तुमको बताना पड़ता है कि जो ऑडिट हमने किया है ना दोस्त, वो हमने अपना प्रोफेशनल जजमेंट यूज करके किया है, हमने अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मेंटेन किया है, हमारा एंटेना हमेशा हमने चालू रखा है, हमने हमारा जजमेंट को यूज किया है। ये तुम क्या करो, वो तुम यूजर को जाके बता दो ताकि उनको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उनको ऑडिट के बारे में थोड़ा थोड़ा समझाओ कि हमने ऑडिट किया है, मतलब हमने क्या क्या किया है, हमने क्या किया है, जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट के ऊपर हमने जो बात करी है ना उसका जो रिस्क है ना उसको हमने असेस एंड आइडेंटिफाई किया है कि तुम्हारा जो एफएस है ना वो उसमें कोई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या, वो हमने चेक किया। अब जो रिस्क है ना उस रिस्क को आधार मानकर उसके रिस्पॉन्सिवनेस में हमने क्या किया है, हमारे ऑडिट के प्रोसीजर्स डिजाइन किए हैं, डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स रिस्पॉन्सिव टू दोज रिस्क। एंड उसके बाद हमने ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है जो हमको लगता है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए,
ठीक है। तो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट हमने ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन किया है एंड उस बेसिस पर, उस आधार पर हमने अपना क्या किया है, ओपिनियन दिया है। ठीक है। अभी ये सारे प्रोसेस में हमको रिस्क है तो कंट्रोल भी चेक करने होते हैं, तो हमने कंट्रोल का अंडरस्टैंडिंग भी लिया है। हमको कंट्रोल का अंडरस्टैंडिंग करना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। बस हमने इतना कंट्रोल का अंडरस्टैंडिंग नहीं लिया है कि इसके ऊपर हम अलग से अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाए, इतना नहीं है। बट जो हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन करने के लिए जितना कंट्रोल हमको समझना पड़ता था, जितना इंटरनल कंट्रोल हमको समझना चाहिए था, उतना हमने क्या किया है, उतना अंडरस्टैंडिंग हमने लेने की हमारी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है सर। फिर हमने बता देना है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसी है ना वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ये चेक करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। अकाउंटिंग एस्टिमेट जो है ना वो रीजनेबल है कि नहीं है, ये चेक करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। और जो डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने दिए है ना उसको चेक करना भी हमारी जिम्मेदारी में है। ठीक है। तो इसके ऊपर तुम हमारे ऊपर रिलाई कर सकते हो। ठीक है। उसके साथ में गोइंग कंसर्न के ऊपर हमने ऊपर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी में बात करी थी कि गोइंग कंसर्न को असेस करना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। तो हमारी क्या जिम्मेदारी है उसको हम हमारे रिपोर्टिंग के पैरा में बता देंगे कि इसको है ना उसका अप्रोप्रिएटनेस चेक करना हमारी जिम्मेदारी होती है। असेसमेंट करना उनकी जिम्मेदारी है, वो असेसमेंट किया हुआ असेसमेंट अप्रोप्रिएट है कि नहीं है उसको हम कंक्लूड करना ये हमारी जिम्मेदारी होती है। एंड साथ में जो एफएस दिया है ना तो हम क्या करते हैं, हमको फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क के लिए हमको देखना पड़ता है कि वो अच्छे से बना है कि नहीं बना है। तो उसका ओवरऑल प्रेजेंटेशन कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका कंटेंट क्या है एफएस का, इसको चेक करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है। एफआरएफ के हिसाब से है क्या, शेड्यूल 3 के हिसाब से है क्या, वो स्ट्रक्चर वगैरह इसको चेक करना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसके ऊपर तुम रिलाई करके चल सकते हो। ठीक है। और कभी कभी ना तुमको जब ऐसे 600 की बात होती है ना तो ऐसे 600 में रिपोर्टिंग में एंड में जाके अपन क्या करते हैं, अगर किसी कंपोनेंट का ऑडिट किसी और कंपोनेंट ऑडिटर ने किया है ना तो अपन क्या बताते हैं कि कितना परसेंटेज ऑडिट जो है ना उसने किया है। ठीक है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक्सटेंट टू विच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट इज ऑडिटेड बाय द अदर ऑडिटर, ये तुमको बताना पड़ता है। साथ में तुमको ये भी बताना पड़ता है ना, ये जो है ना ये तुम्हारा क्या है, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो चीज है ना ये हमारा डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मॉडिफिकेशन नहीं है। ठीक है। तो इसी चीज को तुम क्या करो, तुम्हारे यहाँ पे भी तुम इस चीज को मेंशन करके चलो कि ये भी हमारी जिम्मेदारी होती है। और ये हम क्या करते हैं, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप ऑडिट में क्या होती है इसको हम यहाँ पे डिस्क्लोज करेंगे। इसको हम यहाँ पे बात करेंगे कि ये हमारी जिम्मेदारी होती है, लेकिन क्या है किसी और की भी कोई जिम्मेदारी होती है। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी यहाँ पे बात होती है। ठीक है सर। ये हो गया तुम्हारा इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन। ठीक है। ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी में पहला तो तुम्हारा बेसिक वाला था ऑब्जेक्टिव के बारे में, अब ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब हमको है ना उसके साथ में और एक दो चीज तुम बता सकते हो। क्या बता सकते हो, TCWG एंड KM के बारे में बता सकते हो। ये कहाँ से आते हैं, जो 260 में तुमने क्या किया है, ऑडिटर सॉरी TCWG को बता दिया है, वो मैटर को यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है सर। मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिया था स्टार्टिंग में। सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि 260 में हम क्या करते हैं, हम क्या मैटर कम्युनिकेट करते हैं। देखो हम मैटर क्या कम्युनिकेट करते हैं, स्कोप एंड टाइमिंग ऑडिट का क्या होना चाहिए एंड सिग्निफिकेंट फाइंडिंग क्या होने चाहिए। ठीक है। ये चीज हम क्या करेंगे, ये चीज हम क्या करेंगे, हम ऑडिट रिपोर्ट में भी बता देंगे। तो देखो जैसे 260 के हिसाब से स्कोप एंड टाइमिंग एंड ऑडिट के फाइंडिंग भी हम क्या करेंगे, TCWG को हमने कम्युनिकेट किए हैं इसको हम बता देंगे, ऑडिट रिपोर्ट में बता देंगे कि इसको हमने क्या किया है, 260 के हिसाब से TCWG को कम्युनिकेट किया है। ठीक है। उसके बाद में 265, देखो हम जब भी TCWG को कम्युनिकेशन करते हैं या तो 260 में करेंगे या 265 में करेंगे। तो अपन क्या करते हैं, अपन 260 या 265 में हम क्या बता देंगे कि देखो 260 में स्कोप एंड टाइमिंग एंड सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग हमने TCWG को बता दिए है, एंड ऐसे 265 के हिसाब से सिग्निफिकेंट डिफिशियंसीज इन इंटरनल कंट्रोल है ना वो भी हमने TCWG को बता दिया है। तो ये जो जिम्मेदारी का प्यारा है ना इसमें तुम क्या बता दोगे, जो जो TCWG को कम्युनिकेशन करना था ना उसको हमने कर लिया है, चाहे वो 260 के हिसाब से हो चाहे वो 265 के हिसाब से हो। ठीक है सर। इसके साथ में हमको ये भी बताना पड़ता है कि हमने TCWG को एक स्टेटमेंट भी प्रोवाइड किया है। स्टेटमेंट कौन सा होता है, 260 में जो अपन एंड में जो कम्युनिकेशन करते हैं ना, इंडिपेंडेंस इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी, ये वाला स्टेटमेंट होता है जिसमें हम क्या बात करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं हमने इथिकल रिक्वायरमेंट इंडिपेंडेंस का ध्यान दिया है। ये कब होता है, लिस्टेड एंटिटी केस में होता है, जो हम TCWG को क्या करते हैं बता देते हैं कि हमारे पास में इथिकल रिक्वायरमेंट को हमने कंप्लाई किया है, इंडिपेंडेंस को हमने कंप्लाई किया है, सारे रिलेशनशिप के बारे में बता देते हैं, सारे थ्रेट के बारे में, उसके सेफगार्ड के बारे में बता देते हैं। यही चीज
यही चीज तुमको मेंबर को भी बताना पड़ेगा। किसमें? तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा में तुमको ये बताना पड़ेगा, स्टेट दैट ऑडिटर ने प्रोवाइड किया है TCWG को ऐसा स्टेटमेंट जिसमें ऑडिटर ने बता दिया है कि हमने कंप्लाई किया है रिलेवेंट इथिकल रिक्वायरमेंट को एंड इंडिपेंडेंस को। उसके साथ में सारे रिलेशनशिप को हमने कम्युनिकेट किया है, अदर मैटर को हमने कम्युनिकेट किया है, उसके ऊपर के सेफगार्ड्स को भी हमने कम्युनिकेट किया है। देखो, इथिकल रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंस, रिलेशनशिप एंड सेफगार्ड्स, यही सारी चीजें तुमको क्या करनी पड़ेगी, वहां पे बतानी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। और उसके साथ में की ऑडिट मैटर क्या होते हैं? वही मैटर होते हैं जो TCWG को तुम कम्युनिकेट करते हो। तो वैसे ही तुम की ऑडिट मैटर के पैरा में भी ये चीज बता दोगे कि की ऑडिट मैटर पैरा वो मैटर होता है जो मैटर हमने TCWG को कम्युनिकेट किए हैं एंड जो हमारे लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट होते हैं और उसकी वजह से की ऑडिट मैटर होते हैं। ठीक है, तो सिंपल है। ऑडिटर का जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव दिखता बहुत बड़ा है खोखला। ठीक है, क्या है हमारे ऑब्जेक्टिव? क्या है? रीजनेबल एश्योरेंस को ऑब्टेन करना कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट से एफएस फ्री है। तो जो रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है? हाई लेवल का एश्योरेंस है, गारंटी नहीं है। मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है? तुम्हारा फ्रॉड या एरर की वजह से हुआ हो सकता है। मटेरियलिटी के लिए दो में से एक स्टेटमेंट दे दो। मटेरियल हमने तभी माना है जो तुम्हारे यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, या फिर तुम ऐसा बता दो कि मटेरियलिटी का डेफिनेशन ही डाल दो या फिर के हिसाब से। ठीक है, ये बेसिक हो गया। उसके बाद में तुमको रिपोर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, उसमें तुम सबसे पहले बता दोगे कि हमने जो ऑडिट किया है ना, वो हमने अपना जजमेंट को दिया है, प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से किया है, और हमने अपना एंटीना जो है ना, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म है ना, वो हमेशा ऑन रखा था। ठीक है, तो ऑडिट जैसे किया है ना, वैसे वैसे तुम बता दो तुमने क्या किया है। रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट चेक किया, आइडेंटिफाई असेस किया, उसको देख के उसको मद्देनजर रखते तुमने ऑडिट के प्रोसेस डिजाइन किए। ठीक है, उसको प्रोसेस डिजाइन करने के बाद में तुमको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हुआ। ऑडिट एविडेंस तुम्हारा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट होने के बाद में तुमने उसके ऊपर ओपिनियन दिया। उसके साथ में तुमने इंटरनल कंट्रोल भी अंडरस्टैंडिंग किया, इंटरनल कंट्रोल का भी तुमने अंडरस्टैंडिंग किया है, लेकिन उतना ही अंडरस्टैंडिंग किया है जो तुम्हारे ऑडिट प्रोसीजर्स को डिजाइन करने के लिए जरूरत थी। ठीक है, तुमने उसके ऊपर एक्सप्रेस नहीं किया है अपना ओपिनियन, एक चीज भी बता दोगे। उसके साथ में बेसिक बेसिक चीज आती है, अकाउंटिंग एस्टिमेट जो है रीजनेबल है, अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्रोप्रिएट है, और जो डिस्क्लोजर दिए है उसको भी हमने चेक किया है। गोइंग कंसर्न में हमने बता दिया था कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है असेस करना। हम यहाँ पे बता देंगे वो असेस किया हुआ गोइंग कंसर्न अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, ये चेक करना हमारी जिम्मेदारी होती है। और साथ में हमको ये भी देखना पड़ता है कि शेड्यूल 3 के हिसाब से बना है क्या। तो ओवरऑल प्रेजेंटेशन, उसका स्ट्रक्चर एंड उसका कंटेंट एफएस का जो है ना, वो भी हमको चेक करना पड़ता है। साथ में ऐसे 600 में हमने जो अदर ऑडिटर का काम यूज किया है ना, उसके बारे में भी हम क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। और फिर बात होती है TCWG को तुमने जो जो बता दिया है, हमने कहाँ पे बता दिया है, 260, 265 एंड तुम्हारे 701 में। ठीक है, 260 में हमने क्या बात करी है? 260 में हमने दो बात करी है। एक तो हम बेसिक बेसिक बात करते हैं, हम स्कोप, टाइमिंग एंड ऑडिट के फाइंडिंग की बात करते हैं, एंड उसके बाद में नीचे की बात करते हैं लिस्टेड कंपनी के केस में। 265 में अपन सिग्निफिकेंट डिफिशियंसीज इन इंटरनल कंट्रोल की बात करते हैं। ठीक है, ये जो लिस्टेड कंपनी के केस में हमको क्या बताना पड़ता है, इथिकल रिक्वायरमेंट, इंडिपेंडेंस और रिलेशनशिप एंड उसके सेफगार्ड को बताना पड़ता है। ये चीजें हम क्या करेंगे, यहाँ पे बता देंगे। सर साथ में जो तुम्हारे पास में की ऑडिट मैटर पे आ रहा होता है ना, वो भी उसके मैटर भी वही मैटर होते हैं जो हमने TCWG को कम्युनिकेट करे। सर ये जो लॉ एंड रेगुलेशन अगर बोलता है कि हमारे हिसाब से ऑडिट रिपोर्ट दे दो, तो तुम क्या उसमें यसे के हिसाब से हमने ऑडिट किया है ऐसा बोल सकते हो क्या? ये तुमने तभी बोलना है जब तुम्हारे ऑडिट की रिपोर्ट में वो सारे पॉइंट आ जाते हैं जो अभी तक हमने ऊपर डिस्कस करे हैं। ठीक है, तो कम से कम ये सारे पॉइंट आने चाहिए जो जैसे 700 ने बोले ना, अगर वो सारे के सारे पॉइंट तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट में आते हैं लॉ एंड रेगुलेशन के, तब तुम उसमें ये बात बता सकते हो कि हमने ऐसे इसके हिसाब से ऑडिट किया है। ठीक है सर, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल एसे के बारे में एंड हमारे देसी ICAI के एसेस के बारे में। ठीक है, तो अपन उसको रेफर कर सकते हैं क्या? ऑडिट रिपोर्ट रेफर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो हमारे एसे से हमने ऑडिट किया है, तो अपन इंटरनेशनल एसे के हिसाब से किया है, उसको रेफर कर सकते हैं क्या? तो हम क्या करेंगे, हमारे एसेस को सबसे ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, अगर हमारे एसे के हिसाब से अभी जो हमने ऊपर रिपोर्ट देखा, वो रिपोर्ट के जैसा ही उसका भी रिपोर्ट जाता है, उसका मतलब किसका, इंटरनेशनल एसेस के हिसाब से जो रिपोर्ट जाता है ना, वो हमारे रिपोर्ट के जैसा ही जाता है। मतलब हमारे रिपोर्ट में जितने पॉइंट आते हैं ना, कम से कम वो सारे पॉइंट उसके रिपोर्ट में भी जाते हैं, कम से कम सारे पॉइंट जाने चाहिए। एंड उसके साथ में
जब हमारी मर्जी होती है हम मॉडिफाइड या फिर अनमॉडिफाइड ओपिनियन जाता है, वही ओपिनियन उनके हिसाब से भी जाता है, उनके हिसाब से अलग ओपिनियन नहीं जा रहा है। और हमारे हिसाब से जो ईओएम ओएम पैरा जाता है, केएम पैरा जाता है, वही पैरा उनके हिसाब से भी जाता है, उनके हिसाब से अलग पैरा नहीं जाता है, या फिर वो रोकते नहीं है उनके हिसाब से। ऐसा नहीं कि ओएम पैरा मत दे दो। अगर ये सारी चीज़ें मतलब हमारे ऐसे का सारा रिक्वायरमेंट अगर उधर फुलफिल हो रहा है ना, तभी तुम उसको रेफर कर सकते हो। बट इसको लिखना कैसा है उसके बारे में सोचो, ठीक है। तुम है ना बोथ सेट ऑफ स्टैंडर्ड को मेंशन तभी कर सकते हो ओनली क्या देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, किसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, तुम्हारे इंटरनेशनल एसे में एंड तुम्हारे आईसीआई के एसे में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। किसको लेकर कि तुम्हारा डिफरेंट ओपिनियन होगा, मतलब तुम्हारा अनमॉडिफाइड जा रहा है उसका मॉडिफाइड जा रहा है, तुम्हारा क्वालिफाई जा रहा है उसका एडवर्स जा रहा है, सेम सिचुएशन में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डिफरेंट ओपिनियन फॉर्म नहीं होना चाहिए। एंड वो जो दूसरा स्टैंडर्ड है ना इंटरनेशनल का, उसको उसने तुमने ईओएम या फिर ओएम पैरा को ऐड करने के लिए रोका नहीं होना चाहिए। नॉट टू इंक्लूड ईओएम ओएम पैरा, ठीक है, जो कि तुम्हारे ऐसे के हिसाब से देना चाहिए था, बट उसने बोला कि ऐसा मत दे दो, ठीक है, कोई और चीज दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तुमको देखना पड़ेगा कि एक तो तुम्हारा ओपिनियन के लिए वो नहीं रोकता है, ईओएम ओएम पैरा को देने के लिए नहीं रोकता है। और दूसरी चीज उसका जो ऑडिट रिपोर्ट है ना, वो जो रिपोर्ट है ना, तो उसके रिपोर्ट में कम से कम वो सारे के सारे एलिमेंट होने चाहिए जो अभी हमने ऊपर डिस्कस करे, ठीक है। और साथ में तुमको ये बताना पड़ेगा कि क्लियरली आइडेंटिफाई करो बोथ सेट ऑफ स्टैंडर्ड, उसके स्टैंडर्ड क्या है तुम्हारे स्टैंडर्ड क्या है, उसको तुम क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाते हो तभी तुम मेंशन कर पाओगे, तभी तुम बोथ सेट ऑफ स्टैंडर्ड को मेंशन कर पाओगे, ठीक है। ये चीज तुमने ध्यान देनी है, सिंपल सी बात है। ओपिनियन के बारे में ध्यान दे दो, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए कहाँ पे, ओपिनियन में एंड तुम्हारा ईओएम ओएम पैरा में, एंड साथ में ऑडिट रिपोर्ट में कम से कम सारे एलिमेंट होने चाहिए। बस इतनी सी बात है, 5 मार्क देकर जाएगा। फिर हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन के बारे में। सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ये बहुत ही इजी इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब तुम्हारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। एडिशनल तुमने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जो तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से नहीं देनी चाहिए थी। एडिशनल प्रॉफिट एंड लॉस सॉरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जो तुम्हारे एफआरएफ के हिसाब से नहीं जानी चाहिए, बट तुमने एडिशनल दे दी है। जैसे एडिशनल तुमने और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है और कुछ एडिशनल नोट्स दिए हैं, एडिशनल तुमने कैश फ्लो दिया है तुम्हारे हिसाब से, जो एफआरएफ का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जो सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन होती है ना, इसको हम क्या करते हैं, इसको हमको देखना पड़ता है। इसमें हमको प्रोफेशनल जजमेंट लगा के देखना पड़ता है को तुम्हारा एफएस का वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे एफएस का हिस्सा है या नहीं है, ठीक है। मतलब वो एफआरएफ के हिसाब से सबसे पहले हम जाके चेक करेंगे कि एफआरएफ के हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारी ऐड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हम चेक करेंगे। अगर हमको लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे एफएस में ऐड होनी चाहिए एफआरएफ के हिसाब से, इसका मतलब ही वो तुम्हारा इंटीग्रल पार्ट है एफएस का, मतलब एफएस में ही जानी चाहिए वो, तो एफएस में बैठ गई, इंटीग्रल पार्ट है उसका, तो उसमें तुम्हारा ऑडिटर का ओपिनियन जाएगा। जैसे तुम्हारा एफएस के ऊपर जाता है वैसे उसके ऊपर भी तुम्हारा ओपिनियन जाएगा, मतलब तुम्हारे ओपिनियन में वो इन्फॉर्मेशन कवर हो जाएगी क्योंकि वो एफएस के इंटीग्रल पार्ट में आ जाती है, ठीक है। उसमें कोई अलग से बात नहीं है। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन अगर इंटीग्रल पार्ट नहीं है ना, मतलब एफआरएफ के रिक्वायरमेंट नहीं है, तुमने एडिशनल चीज दी है, तो तुमको देखना पड़ेगा क्या, तुमको देखना पड़ेगा कि उसको सेपरेटली प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज किया है क्या, सफिशिएंटली एंड क्लियरली वो डिफरेंशिएट करता है क्या तुम्हारा एफएस से, सफिशिएंटली एंड क्लियरली तुम्हारा एफएस से वो इन्फॉर्मेशन डिफरेंट है क्या, ठीक है। तो सेपरेटली प्रेजेंट एंड डिस्क्लोज किया है क्या, अगर नहीं किया है तुम क्या करोगे, तुम मैनेजमेंट को बता दोगे कि इसको सफिशिएंटली एंड क्लियरली सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दो। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास में नोट में तुम्हारे सारे नोट्स है, जिसमें तुम्हारे पास में 7, 10, 12 है ना, ये वाले नोट्स है ना, ये तुम्हारे एफआरएफ का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो तुम क्या करोगे, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करोगे। एक तो तुम देखोगे कि इंटीग्रल पार्ट है क्या एफएस का, अगर है तो कवर में होना चाहिए, तुम्हारे ओपिनियन में कवर होना चाहिए। तो सर ऐसा इन्फॉर्मेशन क्यों देते हैं, तो देखो हमने क्या बात करी है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर है ना, कभी कभी उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी आवश्यक होती है। तो वो इन्फॉर्मेशन देखो, अगर वो एफएस का इंटीग्रल पार्ट में आ जाती है ना, तो तुम्हारे ओपिनियन में कवर हो जाएगी। अगर नहीं आती है ना, तो मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करो। क्या रिक्वेस्ट करो, अगर एफएस में है तो उसके लिए अलग से रिक्वेस्ट करो। अगर रेफरेंस है ना, तो क्रॉस रेफरेंस को हटाने के लिए, वो जो रेफरेंस तुमने दिया है ना, वो रेफरेंस को रिमूव करने के लिए रिक्वेस्ट करो, ठीक है। या फिर एफएस में जो है ना, एफएस से ही इंफॉर्मेशन को हटाने के लिए बोल दो। अगर वो कहते कि नहीं यार, एफएस से इंफॉर्मेशन हटाना पॉसिबल नहीं है, ये तो इंफॉर्मेशन यूजर को समझनी ही पड़ेगी, ये तो एफएस में जानी ही जानी चाहिए, इसको हटाना
पॉसिबल नहीं है। तुम क्या करो, तुम उसको बता दो कि तुम क्या करो, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ना, कौन सी इन्फॉर्मेशन, ये जो नोट्स है ना 7, 10, 12, इसको क्लब करो, इसको क्लब करो और उसको क्या कर लो, उसको है ना एट द एंड ऑफ तुम्हारा एफएस है ना, उसके एंड में उसको क्लब करके वो सारी चीज को एंड में डाल दो एंड उसको टाइटल दे दो अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन। सारी चीजों को क्लब करो और उसको एकदम एंड में दे दो जिसका नाम होगा तुम्हारा अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन करके, ठीक है। अगर इस चीज को भी मैनेजमेंट मना करता है तो तुम्हारा क्या करेगा, ऑडिट रिपोर्ट को क्वालिफाई करोगे नहीं नालायक को, ऑडिट रिपोर्ट को सीधा क्वालिफाई नहीं करना है। तुमने क्या करना है, तुमने खुद जाके बताना है। अगर ऐसा नहीं करता है तो तुमने क्या करना है, खुद जाके बताना है कि कौन सा इन्फॉर्मेशन ऐसा है जिसके ऊपर हमने ऑडिट नहीं किया है। देखो सर क्या क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हारा एफआरएफ के हिसाब से उसका रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम चेक करते हैं क्या वो एफएस का इंटीग्रल पार्ट बनना चाहिए या नहीं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपना जजमेंट यूज करेंगे। अगर हमको लगता है कि इंटीग्रल पार्ट एफएस का बनना चाहिए तो वो हमारे ओपिनियन में कवर हो जाएगा। लेकिन बी पॉइंट में हमको अगर ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा एफआरएफ के हिसाब से उसका रिक्वायरमेंट नहीं है तो तुम्हारा इंटीग्रल पार्ट नहीं कंसिडर होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम चेक करेंगे क्या वो सफिशिएंटली एंड क्लियरली डिफरेंशिएट करता है क्या ऑडिटेड एफएस से, ठीक है। अगर क्लियरली डिफरेंशिएट करता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ऐसा केस नहीं है, वो क्लियरली डिफरेंशिएट नहीं करता है तो मैनेजमेंट को हम क्या करेंगे, चेंज करने के लिए बोल देंगे। अब चेंज करने के लिए क्या बोल देंगे, अगर उसने रेफरेंस दिया है ना तो उसको बोलेंगे कि क्रॉस रेफरेंस को रिमूव कर दे, ठीक है। या फिर उसको हम क्या करेंगे, उसको बोलेंगे कि प्लेसिंग द अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन आउटसाइड द एफएस, उसको एफएस से हटा के बाहर रख दे। अगर वो बोलता है कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, उसको एफएस में ही देना पड़ेगा, तो उसको बोल दे कि एट अ मिनिमम प्लेसिंग द अनऑडिटेड नोट्स, जो अनऑडिटेड नोट्स है ना उसको क्लब कर ले टुगेदर और उसको एंड ऑफ द रिक्वायर्ड नोट्स टू द एफएस में डाल दे, उसको क्लब कर ले, उसको एंड में डाल दे एंड क्लियरली क्लियरली उसको लेबल कर दे अनऑडिटेड करके, अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, अनऑडिटेड नोट्स करके उसको क्लियरली लेबल कर दे, ठीक है। अगर ए भी मैनेजमेंट नहीं करता है तो सीधा मॉडिफाई के ऊपर नहीं जाना है। ऑडिटर शैल आइडेंटिफाई अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन, आइडेंटिफाई मतलब तुम बता दो कि एफएस में जो नोट नंबर 7 है, 10 है, 12 है, ऐसे करके आइडेंटिफाई कर दो एंड एक्सप्लेन कर दो तुम्हारे रिपोर्ट में कि वैसा सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन तुमने ऑडिट नहीं किया है, उस इंफॉर्मेशन का तुमने ऑडिट नहीं किया है, ठीक है। ये सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन में ऐसे नोट्स हो सकते हैं जो तुम्हारे अनदर एफआरएफ का कंप्लायंस एक्सप्लेन करने के लिए हो सकते हैं, या फिर सेपरेट P&L के बारे में बात करेंगे, या फिर सेपरेट कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे, ऐसे वाले स्टेटमेंट हो सकते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा वो चीज तुमको समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है एडिशनल प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अगर बात आती है तो ये चीज समझना पड़ेगा, ये सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा है और यहाँ पे ऐसे 700 आएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन के लिए तुमको सीधा सीधा नहीं बताएंगे सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है, तुमको बताएंगे उसने वन एडिशनल P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेड्यूल को बना दिया है, फिर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन को दिया है जो तुम्हारे एफआरएफ का रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। एडिशनल P&L अकाउंट इज नॉट कवर्ड अंडर एप्लीकेबल एफआरएफ, तो उस केस में कैसे करना है तुमने, इसके बारे में हमने बात करी है, ठीक है दोस्तों। रिवीजन थोड़ा सा लेंदी हो गया बट कंसेप्चुअली हमने सारी चीजें कवर करी है। इसके बाद में तुमको देखो 3 ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, एसए का एंड इंटरनेशनल एसए का डिफरेंस एंड तुम्हारे पास में सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन करोगे तो उससे ज्यादा तुमको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं होती है ऐसे 700 में, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे बाकी सारे एसेस के बारे में, 705, 706, 701 के बारे में। अभी के लिए यहाँ पे रुक जाते हैं, ठीक है दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।